नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्लास 10 के हिंदी विषय में क्षितिज के अंतर्गत गद्य खंड में राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन के बारे में समझेंगे और इनकी रचनाओं को समझेंगे। साथ ही साथ इनके द्वारा रचित जो है बाल गोविंद, इस कहानी को भी समझेंगे। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो जन्म है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1889 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जो है जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव और कठिनाइयों तथा संघर्षों में व्यतीत हुआ। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन जो है 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से ये सक्रिय रूप से जुड़ गए हैं। कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा और उनका देहावसान जो है वह 1968 में हुआ। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो देहावसान था वह 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकारी या फिर पत्रिकाओं में छपने लगी। यानी कि जब इनकी अवस्था मात्र 15 वर्ष की थी तो बेनीपुरी जी की जो भी रचनाएं थी इनके द्वारा रचित वो जो है पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी और वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाओं का जो है संपादन किया, जिनमें जो है इनकी मुख्य रचनाएं थी जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने या उनकी जो रचनाएं थी दैनिक, साप्ताहिक और मासिक, ये जो है पत्र पत्रिकाओं के संपादन में प्रकाशित होती रही, जिनमें इनकी मुख्य रचनाओं को हम पढ़ रहे हैं तो तरुण भारत, किसान मित्र और बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। अच्छा, गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को जो है व्यापक प्रतिष्ठा मिली, यानी कि पूर्ण रूप से जो है इनकी प्रशंसा की गई। साथ ही साथ उनका जो पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के जो है नाम से जो है कितने खंडों में, 8 खंडों में जो है प्रकाशित हुई। ध्यान देंगे यहाँ पर कि गद्य की विविध विधाओं में उनको लेखन को जो है व्यापक प्रतिष्ठा मिला और उनका पूरा साहित्य जो था जिसको उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में संजोया हुआ था, तो उसको जो है ये 8 खंडों में प्रकाशित हुई। और उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में। पतितों के देश में ये इनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास और चीता के फूल ये इनकी कहानी है। और इतना ही नहीं, अम्बपाली ये नाटक है, माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर ये इनकी यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें इनके संस्मरण आदि हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना जो है मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है, यानी कि युग के अनुरूप जिस प्रकार से युग है उसी के अनुरूप जो है इन्होंने उसकी पूर्ण रूप से विशिष्ट व्याख्या की है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें एक उपाधि और भी प्राप्त हुई है, या यूं कहें उन्हें कलम का जादूगर जो है कहा जाता है। ठीक है, उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे बाल गोविंद भारत नहीं बल्कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया है, एक ऐसे अद्वितीय प्रतिभा का जो है उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों, वेशभूषा
या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर जो है लेखक को सन्यासी लगते हैं। और यह पाठ जो है सामाजिक रूढ़ियों पर जो है भी प्रहार करता है, सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक अंधविश्वासों पर भी करारा प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ठीक है, बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी, सजीव और निर्जीव दो इस प्रकार होते हैं, यहां पर जो है सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो अब हम यहां पर प्रारंभ करेंगे बाल गोविंद भगत। आज का जो ये शीर्षक हमारा है जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा रचित है, तो ये जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। जैसे हमने यहां पर देखा कि बाल गोविंद भगत जो है मांझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। ठीक है, इनके आकार के बारे में यहां पर वर्णन किया जा रहा है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे और 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा जो है उनके चेहरे जो है सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े जो थे वो बिल्कुल कम पहनते थे और कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की तरह जो है क्या थी, किसी कनफटी टोपी थी, कनफटी टोपी। ठीक है, जब जाड़ा आता एक काली कमली, कमली यानी इस कंबल को भी कहते हैं, तो कमली ऊपर से ओढ़े रहते, चादर यानी चादर इसको बोलेंगे। तो जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर जो है हमेशा चमकता हुआ क्या, रामानंदी चंदन, चमकता हुआ ये रामानंदी चंदन। ठीक है, और जो नाक के एक छोर से, ठीक है, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में जो क्या था, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। कवि यानी कि बल्कि लेखक जो है कह रहे हैं कि थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। तो यहाँ पर एक संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है इनके उसको बोलेंगे कि दैनिक जो है, या यूं कहें कि स्वयं के बारे में जो एक प्रकार से क्या होता है, स्वयं की परिवेश के बारे में। और किंतु जो है खेती बाड़ी करते हैं, परिवार भी रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब जो है परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। यानी कि जो भी विशेषताएं हम यहाँ पर उनके बारे में पढ़े हैं, तो उनसे लेखक को ये लगता है कि ये तो बिल्कुल क्या थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते और किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। यानी सभी के साथ ये बहुत ही प्रेम से, स्नेह से मिलते थे। आगे जो है कबीर को साहब मानते थे, यानी कबीर इनके आदर्श थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते और किसी से भी दो टूक बात करने में तो बिल्कुल ही नहीं संकोचते थे। ठीक है, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार जो है में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल हो उठता, लोग जो है बेचैन हो उठते थे ना। कभी वह दूसरे के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं बैठते वह, और साथ ही साथ वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी वो सब चीज साहब की थी। ठीक है, वो गृहस्थ थे,
साहब यानी यहाँ पर कबीरदास जी के लिए कहा गया है। वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी जो चीज थी वह कबीरदास जी के लिए थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, ठीक है, सिर पर लाद कर पहले उसे कहाँ ले जाते? साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से कितने दूर पर था? 4 कोस दूर पर था, ठीक है, 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब होता है, तात्पर्य क्या होता है कि वह दरबार में जो है भेंट रूप रख लिया जाकर, यानी कि प्रसाद रूप में जो भी मिलता है, जो भी हमारे यहाँ उत्पन्न होता है, उसे घर लाते और उसी से गुजर करते। यानी कि जो भी उनके खेतों में अनाज होता, ठीक है, उसे ये क्या करते हैं, वो पहले साहब के यहाँ ले जाते हैं, चढ़ावे के रूप में वहां पर समर्पित कर देते, और वहां से जो उनको वापस मिलता उसी में अपना गुजर बसर करते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर, यानी कि उनके गीतों पर, जो सदा सर्वदा क्या था ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो है क्या करते थे? कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे, जब वो कबीरदास जी के सीधे साधे पदों को स्वरबद्ध करते हैं तो वे निर्जीव ना होकर बल्कि क्या होते? सजीव हो उठते थे। आगे जो है आषाढ़ की रिमझिम है, यानी कि आषाढ़ महीने की बारिश तो आप जानते ही हैं। तो आषाढ़ का महीना है और रिमझिम रिमझिम बारिश वहां पर हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चला रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। और इतना ही नहीं, जो है धान के पानी भरे खेतों में बच्चे जो हैं वह उछल रहे हैं और कलेवा लेकर क्या कर रहे हैं? मेड़ पर बैठे हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, यानी कि आसमान में जो है काले काले बादल जो है एकदम छाए हुए हैं, धूप का कहीं नामो निशान तक नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। और ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यह क्या है? यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में बिल्कुल सराबोर हो उठा था, यानी कि उसमें सना हुआ था, लिथड़े आया है। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और यह न पड़ेगा। अब जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो समझ सकते हैं कि उनका जो पूरा शरीर था वह पूरे कीचड़ से सना हुआ था, और उनकी अंगुली जो है एक एक धान के पौधों को क्या कर रही थी? पंक्तिबद्ध, यानी कि क्रमवार से जो है खेतों में जो है वह धानों की रुपाई कर रहे थे, यानी कि धानों को क्रमबद्ध रूप से पिरो रहे थे, ठीक है। उनका कंठ जो था एक एक शब्द को संगीत के कोने में जो है संगीत को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर और स्वर्ग की ओर भेज रहा था, यानी कि वह इस तरह से एकदम मस्त होकर उसको क्या कर रहे थे? गा रहे थे। कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों की कानों की ओर, ठीक है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर जो खड़ी औरतें के ओंठ कांप उठते हैं, वे जो है गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर जो है ताल से उठने लगते हैं और रोपनी के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से क्या उठते हैं, यानी कि वह उनके बहुत ही उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे हम जब कोई गीत या संगीत सुनते हैं तो हमारा जो ये पैर है वह क्या होता है? हल्का हल्का ऊपर उठने लगता है, यानी कि उसमें हम रम जाते हैं। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। रोपनी करने वालों की जो उंगलियां हैं एक अजीब क्रम से चलने लगते हैं, यानी कि वह स्वयं को उसमें क्या करते हैं? सराबोर कर लेते हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है, ये कहना थोड़ा सा दुष्कर है, यानी कि आशय यही है कि यह एक जादू ही है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, यहाँ पर देखेंगे जिस शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा जो है खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु एक झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर जो है बाल गोविंद भगत के संगीत और को अपने कोलाहलों में डुबो नहीं सकती। उनकी खिचड़ी जो है डिमक डिमक, यहाँ डिमक डिमक देखेंगे ये शब्द है,
तो डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। इस प्रकार से ये पंक्तियां यहाँ पर लिखित हैं। तो इस पंक्तियों को वह गा रहे हैं। पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती हैं कि वह अकेली हैं। चमक उड़ती हैं, चिहुक उड़ती हैं उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। ठीक है, वह चमक उठती हैं जैसे अचंभित हो उड़ना। उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात जो है कौंध उठने वाली बिजली की तरह है। और यानी कि वह अकस्मात जैसे बिजली चमकती है तो हम लोग क्या होते हैं, चौंक जाते हैं। वैसे ही जब वो गीत गाते हैं तो लेखक ने यह कल्पना की है कि वह जब गीतों को गाते हैं तो बिजली की तरह जो भी इधर उधर रहते हैं आसपास वह क्या होते हैं, चकाचौंध हो जाते हैं। और अरे अब तो सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वह क्या है, वह जाग रहा है। यानी जाग नहीं रहा बल्कि क्या है, वह जगा रहा है। कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां जो है शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। और इन दिनों वो जो है सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी में जो है स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही जो एक पोखरा था, तो गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर, ठीक है, भीड़े यानी कि जो साइड साइड से उसका किनारा होता है, अपनी खिजड़ी लेकर, खिजड़ी जो बजाने का संगीत का एक भाग है, तो खिजड़ी लेकर जा बैठते हैं और अपने गाने जो है टेरने लगते हैं, यानी कि उसको गाने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन जो है माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में जो है में भी उनका जो संगीत था उसी पोखरे पर जो है ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा जो थी वो शुक्र तारा और क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, यानी कि उसको दुगना कर रहा था, बढ़ा रहा था। खेत बागीचा था, उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े जो है बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे और उनके जो है मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। कहते हैं ना, गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि इतने सुरूर में आते हैं, कभी कभी उत्तेजित हो उठते हैं और मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो जो है बार बार, ठीक है, जो कंबल है वह बार बार जो है क्या हो जाता, सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में उनके मस्तक के श्रम बिंदु कब तक, जब तक चमक ही पड़ते, ठीक है, जब तक चमक ही पड़ते तारे की छांव में, यानी कि आकाश में जो तारे चमचमा रहे थे, लेखक ने उसकी कल्पना यहाँ पर किए हैं कि उन तारों की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। आगे जो है गर्मियों में, अब यहाँ पर गर्मियों का जिक्र किया गया, गर्मियों में उनकी जो है संझा कितनी, संझा यानी कि शाम को कहते हैं, संझा कितनी उमस भरी शाम को न जो है शीतल करती, यानी कि इतनी काफी गर्मी थी कि शाम को तो ठंडक का जरा सा आभास भी नहीं होता। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी वहां पर क्या होते, जुड़ जाते, यानी कि वहां एकत्र हो जाते हैं और खजड़ियों और करतालों की भरमार सी हो जाती। एक पद बाल गोविंद जो है कह जाते, क्या कहते हैं कि उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, धीरे धीरे जो स्वर था वह ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ जो वहां पर श्रोता थे वह
के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे जो है मन तन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण यानी कि एक समय ऐसा भी आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन जो है नृत्य और संगीत से भर उठा है, यानी कि एकदम सराबोर हो उठा है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का जो चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, वह जिस दिन से उनका बेटा मरा। अब यहाँ पर एक घटना बहुत विपरीत घटित होती है कि कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया कि जब उस दिन उनका बेटा मरा। तो इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, यानी किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत जो है उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू भी जो थी वह बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को जो है बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने, यानी कि वो सारा कारोबार जो है संभाल ली थी और इनको काफी रिलीफ मिला था, इनको काफी आराम मिला था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों की बीमार है, उसकी खबर लोगों की रखने की जो है, कहते हैं कि लोगों को कहाँ फुर्सत, यानी कि कोई इनकी खबर ही नहीं रखता था ये कैसे हैं, बीमार हैं, अच्छे हैं। आगे जो है कहते हैं किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रख देती है, क्योंकि हम कोई काम करें या ना करें, लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं, जीवन और मृत्यु, इसका जो समय निर्धारित है वह अपने समय पर होकर ही रहता है। आगे जो है कहते हैं कि किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रखती है। हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा जो है वह मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया और देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर जो है एक सफेद कपड़े से ढक कर रखा गया है और वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं। उन फूलों में से कुछ फूलों को तोड़कर उन पर बिखरा दिए और फूल और तुलसी दल सिरहाने जो है एक चिराग जला दिया गया। आगे जो है इसमें उसके सामने जो है एक अजीब प्रकार का दृश्य है कि उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना गीत, स्वर वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, एक तरफ रुदन हो रहा है, दूसरी तरफ ये गीत गाए जा रहे हैं, जिसमें गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं कि वह शांत हो जाएं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। इनकी कहने का क्या आशय था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा, ठीक है, आत्मा को यहाँ पर प्रेमी बताया गया है और परमात्मा को जो है प्रेमी बताया गया है और आत्मा को प्रेमिका। ये दोनों आपस में क्या है, मिल गई हैं। और साथ ही साथ जो है विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इस से बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती है। उसमें जो है मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। उनका विश्वास बिल्कुल चरम सीमा पर था। वह हमेशा ही मृत्यु पर जो है विजयी होता आया है, ठीक है, ऐसा इनका मानना था। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से आग दिलाई। अब बताइए, यहाँ पर जो है इन्होंने स्वयं जो है जो इनका फर्ज था इन्होंने अदा नहीं किया। तो पतोहू से यानी कि जो बेटे की पत्नी थी उससे उन्होंने
क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, यानी कि पतोहू से ही इन्होंने आग दिलाई। किंतु जब ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर जो है उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। यानी उसे इतनी चिंता है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो इनकी देखभाल कौन करेगा, इनको भोजन कौन बनाएगा। आगे जो बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन जो है भगत का जो निर्णय था वह अटल था। ठीक है, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। और यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे वह बेचारी विवश और लाचार हो गई थी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह, अब देखिए यहाँ पर, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का जो है क्या हक, साधु को संबल लेने का क्या हक। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, भिक्षा तो गृहस्थ के लिए बना ही नहीं है। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर क्या करते, खाते। रास्ते भर जो है खजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते हैं, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह क्या रहते, बिल्कुल मस्त रहते। वही मस्ती थी। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार जो है लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने की, यानी कि खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरे। थोड़ा बुखार जो था आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून शब्द जो आया है यहाँ पर, दोनों समय, ये सुबह और शाम, दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से क्या किया, मना किया। आराम करने को कहा, किंतु हंसकर ये क्या करते, टाल देते। और साथ ही साथ हंसकर वे क्या करते, टाल देते। और साथ ही साथ जो है उस दिन भी संध्या में गीत गाएं, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। और भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद जो थे वह नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। और यहाँ पर जो पंजर शब्द आया है, पंजर का मतलब यही होता है कि उनकी जो मृत शरीर था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कितना मार्मिक वर्णन किया है। बाल गोविंद भगत जी का इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से बाल गोविंद जी के पूरे जीवन काल में इन्होंने किस किस कार्य को जो है किया और उन्होंने इस समाज को क्या सीख दिया। ठीक है, इन्होंने कबीरदास जी के, यानी कहने का आशय अगर हम समझें तो कबीरदास जी इनके आदर्श थे। उन्हीं के पंथ पर इन्होंने अपना, या उन्हीं के आदर्श पर इन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित किया। जीवन में आने वाली अनेकों प्रकार की कठिनाइयों में भी यह तो उत्साहित नहीं हुए। यहाँ तक कि जब इनका बेटा मर जाता है तब भी वह क्या है, ये मस्त ही रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बाल गोविंद भगत स्टोरी समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।